बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सुल्तान महमूद। हम चूँकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, आज हमारा लेक्चर जो होगा वो न्यूमेरिकल लेक्चर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। लास्ट टाइम हमने ये देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एरियाज़ जो हैं वो हम टेबल से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एरियाज़ का मतलब प्रोबेबिलिटीज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें जी की वैल्यूज़ अवेलेबल हों तो हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के टेबल जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको टेबल के मतलब भी सारी डिटेल से बता दिया था कि टेबल जो है वो आपको लेस देन की प्रोबेबिलिटी देता है और उसको आप समटाइम्स ग्रेटर देन में चेंज करना पड़ता है, और अगर दो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं तो फिर दोनों को आपस में माइनस करके आपकी प्रोबेबिलिटी निकलती है। आज हम उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ताकि ये आइडिया जो है स्ट्रांगली आपके जहन में बैठ जाए। अब हम आते हैं अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस की तरफ। आपकी बुक में पेज नंबर 10 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में आपसे पूछा गया है कि इफ z हैज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.46, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.48, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन -1.96 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ z falling between 0.56, 1.99, -1.32 और 1.56। इन प्रोबेबिलिटीज की कैलकुलेशन के लिए एक चीज तो हमें याद रखनी है, वो है हमारे थ्योरम्स। मैंने लास्ट टाइम 3 थ्योरम्स आपको दिए थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर लेस देन ए के लिए है तो कौन सा थ्योरम यूज करना है, ग्रेटर देन के लिए ए के लिए है तो कौन सा थ्योरम यूज करना है, और अगर ए और बी के दरमियान वैल्यूज फॉल कर रही हैं तो कौन सा थ्योरम यूज करना है। अब इसके लिए आपने करना क्या है, इन प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए मैंने ऑलरेडी जो है टेबल की वैल्यूज जो हैं वो पहले से लिख ली हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन के दौरान वो वैल्यूज जो है वो यूज में आ जाएंगी। मसलन मुझे अगर 1.46 का वैल्यू अवेलेबल है जिसके अगेंस्ट मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो टेबल वैल्यू जो होगी इसकी वो 1.46 के अगेंस्ट वो ये वाली वैल्यू है 0.92785। इसी तरह से 2.58, जितने भी नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं जिनसे रिलेटेड मुझे प्रोबेबिलिटीज चाहिए, मैंने वो सारी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो अपने टेबल से देख ली हैं। रिमेंबर वन थिंग कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज मैंने टेबल से देखी हैं, ये वाली जो वैल्यूज हैं, इसका मतलब है कि 1.46 से लेस का एरिया इतना है, 2.58 से लेस का एरिया इतना है, -1.48 से लेस का एरिया इतना है। इसी तरह ये सारी वैल्यूज जो हैं ये लेस देन के एरिया के मुतल्लिक आपको बता रही हैं। अब हम चलते हैं कि जब अगर लेस देन के इक्वल एरिया अगर आ जाता है तो उसको हमने यूज कैसे करना है अपने दूसरे क्वेश्चंस के अंदर। अब दूसरे क्वेश्चंस के लिए देखें, इन्हीं क्वेश्चंस को अब हम जो है न्यूमेरिकली आगे सोल्व करेंगे कि उसका, और हम देखेंगे कि अपने थ्योरम्स जो हैं वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं। थ्योरम अप्लाई करने के लिए इनको आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जिसमें कि हम ये दूसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं वो सोल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकली जो है इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटीज को टेबल के जरिए चेक करेंगे कि गिवन प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो कैसे टेबल से फाइंड आउट की जा सकती हैं। टेबल वैल्यूज जो हैं मैंने यहाँ पर भी लिख दी हैं ताकि आपको बार बार जो है वो मूव ना करना पड़े, आपके सामने टेबल वैल्यू रहे। हमने जो पहली प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है वो है z लेस देन 1.46। मैंने पहले भी कहा था कि लेस देन की प्रोबेबिलिटी आपको डायरेक्टली मिल जाती है, यानी कि अगर ये लेस देन है तो इसका मतलब ये है कि आप इसको फाई ऑफ 1.46 डायरेक्टली लिख सकते हैं और आपका आंसर जो है 1.46 का डायरेक्टली आपके पास अवेलेबल है 0.92785। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चूंकि लेस देन का साइन था इसलिए मैंने डायरेक्टली फाई की वैल्यू पुट की है। मैंने अपना पहला थ्योरम जो यूज किया है, थ्योरम इस तरह से था, फाई ऑफ ए, ये बेसिकली इक्वल होता है, आप यूं समझ लें, ये मैंने लेफ्ट साइड इधर राइट साइड इधर लिख दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, यानी कि लेस देन इक्वल टू होगा तो वो डायरेक्टली फाई ऑफ a के इक्वल निकल आएगा। या अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है इस बात में तो आप फाई ऑफ z इज लेस देन a इज इक्वल टू फाई ऑफ a, ये थ्योरम जो है वो मैंने यूज किया कि अगर लेस देन का है तो आप डायरेक्टली फाई ऑफ a की वैल्यू लिखेंगे। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें तो ग्रेटर देन का है, तो अगर ये ग्रेटर देन का है तो आपके पास जो है इसको हम कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस
probability of z लेस देन 2.58, और लेस देन 2.58 के लिए मैंने आपको बताया 1 माइनस फाइव ऑफ 2.58, क्योंकि लेस देन होगा तो वो फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस 2.58 पे जो वैल्यू है मेरे पास टेबल की वो ये है 0.99506 एंड योर फाइनल आंसर विल बी, इसको 1 में से माइनस करें तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। आपको 1 में से माइनस करके अगर मैं चेक करूं इसे तो 1 माइनस 0.99506, ये आंसर आपके पास आ जाएगा 0.00494। ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल आएगी इस केस में। अगली प्रोबेबिलिटी जो है देखें, दोबारा से लेस देन का है तो आप इसको डायरेक्टली टेबल से देखेंगे 5 ऑफ माइनस 1.48। डायरेक्ट वैल्यू जब मैं टेबल से देखता हूं तो ये मेरे पास आता है 0.06944। आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके सामने, इसमें भी वही पहले वाला थ्योरम यूज हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है ग्रेटर देन है तो इसको मैं 1 माइनस करूंगा, माइनस 1.96, और इसको यूं लिखा जा सकता है 1 माइनस 5 ऑफ माइनस 1.96, क्योंकि ये लेस देन का है तो इसको इस शक्ल में, और आपको टेबल से वैल्यू डायरेक्टली मिलेगी 1 माइनस, ये वाली 1 माइनस के साथ माइनस 1.96 के लिए 0.025। इसको अगर मैं 1 में से माइनस करता हूं 1 माइनस 0.025, माय आंसर विल बी 0.975। ये आपके पास डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी। अब इसके बाद आपके पास इन दो वैल्यूज के दरमियान आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब आपका थ्योरम जो है वो चेंज हो जाएगा कि जब दो वैल्यूज के दरमियान आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए तो उसमें लार्जर वैल्यू और लेसर वैल्यू, इसका थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। लार्जर वैल्यू जो है वो 5 ऑफ 1.96, इसमें से माइनस करना है स्मॉलर वैल्यू 5 ऑफ 0.56। इन दोनों के अगेंस्ट आपके पास जो वैल्यूज अवेलेबल हैं 1.96 के लिए आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी वो है जी 0.975। इसमें से आपने जो माइनस करना है, अगर आप टेबल से चेक करेंगे तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 0.56 जो है 0.56, ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है 0.56 ये है 0.71566। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.975 माइनस 0.71566 and this will give you 0.25934। आपके पास ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चूंकि दो वैल्यूज के दरमियान था, लार्जर वैल्यू पे आपने टेबल की वैल्यू चेक करनी है, माइनस स्मॉलर पे टेबल वैल्यू चेक करनी है। वो टेबल वैल्यूज आपके पास ये हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये निकल आएगी। अब लास्ट में आपके पास बिल्कुल उसी तरह से है, लार्जर वैल्यू में से माइनस वैल्यू, उसी तरह का आप थ्योरम बना सकते हैं, यानी कि 5 ऑफ 1.65 माइनस 5 ऑफ माइनस 1.32। इस केस में आपके पास क्या आएगा, 1.65 के लिए आपके पास है ये वाला 0.95053। 1.65 की वैल्यू जो है ये आपके पास अवेलेबल है 0.95053 माइनस 1.32 के लिए वैल्यू ये गिवन है 0.09342, 0.09342। इसका जब आप फाइनल करेंगे तो ये देखें आपके पास क्या वैल्यू निकलती है। आप 0.95053 माइनस 0.09342 and this will give you 0.85711। ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल आएगी इस केस में। सो
आपने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास अगर टेबल वैल्यू जो है उसको पिक करने का लॉजिक क्या है कि जहां पर लेस देन है तो डायरेक्टली टेबल वैल्यू मिल जाती है, और जितने भी आपके पास प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे हम उन तमाम क्वेश्चंस को लेस देन में कन्वर्ट करके वन में से माइनस समटाइम्स कर दिया जाता है, और उसके बाद अगर दो वैल्यूज के दरमियान है तो दोनों को आपस में डिफरेंस ले लिया जाता है। इस तरह से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो इनके सोल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट था। मैंने तमाम पार्ट्स उसके कर दिए हैं ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए कि आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है अगर आपको जी की वैल्यू गिवन है और आप डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज मालूम करना चाहते हैं। इसी को अगर आगे लेकर हम चलें, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी का बी पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हम नेक्स्ट बोर्ड में करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो है वो, उसमें भी हमारे पास जो है बेसिकली हमारा जो मेथडोलॉजी है उसमें से वैल्यू पिक करने की टेबल में से वो सेम ही है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी एक चेंज है, उस चेंज को भी समझ लीजिएगा। मसलन क्वेश्चन ये दिया हुआ है जी, ये मैंने बोला था टिल्डा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 या वेरिएंस 1, वेरीफाइड एट। इसका मतलब है कि z इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। अगर ये ऐसा हो z तो वेरीफाई करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2.15 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.15। ये 2.15 से लेस और 2.15 से ग्रेटर की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने देखना है कि दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं कि नहीं निकलती। अब इसके लिए देखें जरा, इक्वल प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करूंगा और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे आएंगे। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं तो यहां पर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में प्रोबेबिलिटी है z लेस देन -2.15। अब चूंकि ये लेस देन का साइन है तो ये आपको डायरेक्टली टेबल से वैल्यू मिल सकती है -2.15, और 2.15 पे जो टेबल की वैल्यू है वो है 0.01578। ये मैंने टेबल वैल्यू इसकी लिखी हुई है। यहां पर आपके पास आ जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड, और जब आप राइट हैंड साइड पे आएंगे, राइट हैंड साइड में आपने ये वाली वैल्यू देखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 2.15। इसका क्या मतलब है, z ग्रेटर देन 2.15, इसका मतलब है पहले मैं इसको लेस देन में कन्वर्ट करूंगा और 1 माइनस करके 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 2.15 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ 2.15। ये डायरेक्टली भी लिखा जा सकता था थ्योरम को यूज करके, मैंने आपको ये इस तरह सिंपल कर दिया ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। अब 2.15 की जो वैल्यू है 1 माइनस 2.15 की वैल्यू है वो ये है 0.98422। इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं 1 में से, 1 माइनस 0.98422 and this will give me 0.01578। राइट हैंड साइड का आंसर भी वही है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी वही है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। ना स्टूडेंट्स, यहां पर हमने न्यूमेरिकली तो इसको देख लिया कि ये वेरीफाई हो गए हैं। हम इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली डायग्राम्स जो हैं वो आपके अगले लेक्चर के अंदर इस्तेमाल होंगी। हम क्या कैसे कर सकते हैं कि हम डायग्रामेटिकली भी इनको चेक करते हैं कि डायग्राम के जरिए अगर हम इसका कंसेप्ट देखें तो क्या बनता है। मसलन हमारे पास जो पहला था लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये वाला, इसका एरिया अगर मैं मालूम करना चाहूं तो ये इस तरह की सिचुएशन बनती है। ये वाली डायग्राम, लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम ऐसे बनेगी। दरमियान में ये 0 आएगा, आपको -2.15 से लेस का एरिया चाहिए। इसका मतलब है कि 0 से पीछे होगा ना -2.15, ये वाला जो फर्ज कर लेते हैं कि यहां पर मैं लिख रहा हूं -2.15, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए ये 0 से लेफ्ट साइड की तरफ आएगी, और आपका रिक्वायर्ड एरिया जो है वो इस केस में ये बन जाएगा। फर्ज करें मैं इसको ब्लू डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। अब चूंकि हमने ये बात की हुई है कि जो भी नॉर्मल टेबल है, जो हम टेबल यूज कर रहे हैं,
वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू से लेस का एरिया डायरेक्टली आपको दे देता है। तो -2.15 से लेस का एरिया डायरेक्टली जब मैंने टेबल से देखा तो मेरे पास आंसर यही निकलता है, एंड दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर 0.01578। ये वो एरिया है जो कि लेस देन के केस में था। अब ये तो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो हमें यहाँ पर मिल जाता है। हम आते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो z जो है वो ग्रेटर देन 2.15 है। अगर मैं ग्रेटर देन 2.15 के अगेंस्ट इसकी ग्राफ बनाता हूं, ये फर्ज कर लें, इसको भी मैं दरमियान में 0, क्योंकि मीन तो हमेशा 0 होता है z के लिए, दरमियान में 0 है, और 2.15 ये वाला 2.15 जारी बात है 0 से आगे आएगा। सपोज यहां पर आ रहा है 2.15 इस जगह पर, ये मैंने लिख दिया है 2.15। मुझे 2.15 से ग्रेटर का चाहिए ना, z ग्रेटर देन चाहिए, यानी कि 2.15 से ग्रेटर का एरिया चाहिए। तो ग्रेटर का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, ये वाला जो है रेड डॉट्स जो हैं ग्रेटर देन के एरिया पे लगा रहा हूं। ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये एरिया है। ऑब्वियसली जब मैं टेबल में देखता हूं 2.15, वो तो मुझे इससे पीछे वाला सारा एरिया बताएगा, क्योंकि आगे, लेकिन मुझे एरिया चाहिए आगे वाला एरिया। तो इससे पीछे वाला एरिया मालूम करने के बाद उस एरिया को मैं 1 में से माइनस करूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा। देखें जरा, अब मैंने किया क्या, इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.15 को मैंने कर दिया 1 माइनस z इज लेस देन 2.15। 1 मैंने इसलिए किया है कि आपका जो टोटल एरिया होता है अंडर द कर्व वो 1 के इक्वल होता है। मैंने क्या किया, इस टोटल एरिया को, यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक, इस टोटल एरिया को 1 कंसीडर किया, और उसमें से ये वाला एरिया जो है, ये मैं ब्लू लाइन से शेड कर रहा हूं, जो मुझे टेबल से मिलेगा। यहां से अगर मैं डॉट्स बनाता हूं इसके, ये वाला एरिया जो है ये मुझे टेबल से मिल जाएगा। वो टेबल वैल्यू जो है इस एरिया की वो बनती है जी 0.15 0.01578। अच्छा, ये वही वैल्यू है कि जो मैंने ऊपर मालूम की थी। 2.15 से परे वाला सारा एरिया जो है ये आपके पास आएगा। ये 2.15 का एरिया बनता है 0.9848, ये वाला 98422। स्टूडेंट्स आप देखें कि आपके पास यहां से लेकर यहां तक ये ढेर सारा एरिया है, तभी जो है वो मुझे यहां पर ये गलती का इम्कान हुआ कि ये मैंने 0.05 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये तो बहुत कम एरिया है। हमें ये तो पता है ना कि इतना एरिया जो है वो तो 0.5 है, तो प्लस ये भी एरिया होगा, तो इसका मतलब है ये सारा एरिया 0.5 से बड़ा होना चाहिए, जो बड़ा हमें नजर आ रहा है। ये हिस्सा जो है मुझे टेबल से मिल जाएगा। मुझे तो ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाला हिस्सा चाहिए। इस हिस्से को लिए क्या किया मैंने, ये पूरे का पूरा एरिया चूंकि 1 के इक्वल होता है, इस पूरे के पूरे 1 में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड एरिया निकल आएगा। ये रिक्वायर्ड एरिया जो है, अब इसको मैं कह सकता हूं कि ये 0.01578 ये एरिया कैसे मिला मुझे। इस पूरे हिस्से को दूसरे लफ्जों में आप यूं समझ लें कि यहां से लेकर यहां तक का एरिया, मैं इसको 1 लिख रहा हूं, ये पूरा जो है ब्लू के साथ, और ये वाला हिस्सा जो है, क्योंकि मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, ये वाला यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, वो हिस्सा मैंने यहां पर लिखा है। 1 में से ये वाला हिस्सा माइनस किया है, इस टोटल 1 में से ये हिस्सा माइनस किया है, तो आपके पास बाकी ये हिस्सा बच गया, वही हिस्सा मैंने नीचे लिखा है। आपको डायग्रामेटिकली जो है वो चीजों का आइडिया हो गया कि आपके पास अगर ग्रेटर देन का है तो पहले आप उसको पूरे को 1 बनाकर 1 में से ये वाला हिस्सा माइनस करेंगे, जो है ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। अब इस तरह से आपको डायग्रामेटिकली जो है वो एरिया मिल गया है कि डायग्रामेटिकल कंसेप्ट से हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन, हो क्या रहा है, हमें कौन सा एरिया रिक्वायर्ड था, हमें कौन सा एरिया मालूम है, वो एरिया जो हमें टेबल से मालूम है वो कौन सा एरिया है, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा है, और रिक्वायर्ड एरिया को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर डायग्राम बना दी जाए तो हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो एरिया टेबल को यूज़ करना,
इसको डायग्रामेटिकली भी जहन में रखना है, इसको न्यूमेरिकली भी जहन में रखना है। जो आपके थ्योरम मैंने आपको 3 दिए हैं वो थ्योरम भी आपके जहन में होंगे, तो चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन्हीं क्वेश्चंस को मज़ीद जो है देखेंगे कि इसी टेबल को मज़ीद कैसे आगे यूज़ किया जा सकता है। और फिर एक और टेबल होगा, वो होगा इन्वर्स टेबल, उस टेबल को भी यूज़ करेंगे ताकि हमें दोनों टेबल जो हैं वो आसानी से यूज़ करना आ जाए और हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।